प्रणाम स्वीकार करें। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था के माध्यम से वेल बिगन हाफ डन ये प्रोग्राम के तहत आप यहां पर बैठे हुए हैं। पिछले 10 अप्रैल से लेके लगभग एक महीना कंप्लीट होने को आ रहा है और लगातार 1 घंटा सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे हम लोग आपके बीच में रूबरू हो रहे हैं। अलग अलग परफॉर्मर, अलग अलग बातें, अलग अलग डिस्कशन, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस, और ये सारी बातों से आप अपने ज्ञान को बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीडीआई की प्रथा परंपरा संस्कार के अनुसार, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार माता सरस्वती को याद करते हुए, विद्या की देवी को याद करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं, आप उस ईश्वर का, भगवान का नाम ले सकते हैं। हम यहाँ पर माता सरस्वती की वंदना गाएंगे। जिनको आता है मेरे साथ में जरूर दोहराएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। और बस प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरा बैकग्राउंड, पूरे एक महीना कंप्लीट होने को आया है और आपने हमेशा मेरा बैकग्राउंड अलग देखा होगा। कभी अहमदाबाद से, कभी दिल्ली से, कभी कलकत्ता से, कभी मथुरा से, कभी अलग अलग शहरों के अंदर में। आज शायद मुझे लग रहा है महीने में पहली बार मेरे घर का आज पीछे जो है आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। जी हाँ, आज मैं घर पे हूं। और घर पे इसलिए हूं क्योंकि आज अभी 10 बजे से बेसिक कोर्स ऑनलाइन वाला शुरू हो रहा है। आप सबको पता होना चाहिए, राइट? और जिन्होंने नहीं किया, वो जो मिस करने वाले हैं, उनको पता नहीं है उनके जीवन के अंदर में वो क्या मिस करने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितने परफॉर्मर आके गए, ये सभी परफॉर्मर की शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि हमने बेसिक कोर्स किया था। वहां से उनके सफर की शुरुआत हुई। अब मुझे पता नहीं आप इसमें से क्या समझे, क्या सीखे, आई डोंट नो, राइट? आपकी जगह मैं होता तो मैं बेसब्री से इंतजार करता, और आप में से अनेकों लोग ऐसे हैं जो 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं। सो 10 बजे से लेके ये सफर शुरू होगा। आज जरा सोचिए, अलग अलग इतने शहरों के अंदर में इतने प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो लोग कितने उसमें से बेनिफिट उठाते होंगे। अभी मेरा जो एडवांस कोर्स शुरू हुआ दिल्ली के अंदर में, उसमें एक अभिकर्ता बैठे थे जो डबल टीओटी करके आए थे और पिछले 7-8 साल से डबल टीओटी कर रहे हैं। काफी सालों से बीच में संपर्क नहीं था उनका। डबल टीओटी ये बंदा कर रहा है, आलोक उनका नाम है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। एडवांस कोर्स मेरा रिपीट करने के वास्ते बैठे। वो कह रहे थे आपका बेसिक कोर्स 2005 में सर शुरू किया, वहां से मेरी सफर चल रही थी, और पिछले 7-8 सालों से मैं डबल टीओटी करते आ रहा हूं, और उसका 100% श्रेय आपको देता हूं। डबल टीओटी का मतलब समझते हो आप? हर महीना एक एमडीआरटी। और ये भी सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, लगातार पिछले 8 सालों से ये बंदा डबल एमडीआरटी करते आ, डबल टीओटी ये बंदा करते आ रहा है। सो ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जज्बात ये होने चाहिए कि जब इस तरह की सीरीज दोबारा लगाई जाए बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि सर हमें बुलाए, हम अपना अनुभव लोगों के बीच में साझा करेंगे, और हम अपना अनुभव लोगों के बीच में रखेंगे। ये जज्बात अगर जिनमें है, वो जी रहे हैं, और बाकी सब काट रहे हैं। जिंदगी जीनी चाहिए दोस्तों, जिंदगी काटनी नहीं चाहिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आज हमारे जो वक्ता है, इनको मैं बरसों से जानता हूं, मान के चलो 2002 2003 से मैं जानता हूं।
एजेंसी लिया था 2001 में, और उसी समय वो मेरे परिचय में आए। हालांकि तभी मैं आधा लीडर था, आधा नहीं था, और उस समय से वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और कंटिन्यूस उसके बाद में सारे कोर्सेज करते हुए, सीखते हुए, और मैं सच कहता हूं, बहुत ही सौम्य भाषा और मृदु भाषा। वो जब बोलते हैं ना, तो मुंह से ऐसा निकलता है जैसे हीरे मोती निकल रहे हैं। आज आपको ये अनुभव होगा, पूरे 1 घंटे तक जब वो बात करेंगे आपको एहसास होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि वो इतनी पवित्र और इतनी पावन भूमि से आ रहे हैं। वो नासिक के बगल में त्र्यंबकेश्वर से बिलोंग करते हैं। और आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब मैं नासिक बेसिक कोर्स के लिए आया करता था, और उस समय शाम को क्लास खत्म होने के बाद में जब हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाते थे, तो वैभव जी हमें लेके जाते थे, बहुत प्यार से दर्शन कराते थे। उनके बड़े भैया बहुत बड़े प्रखर पंडित है वहां पे त्र्यंबकेश्वर के अंदर में, बहुत सारी पूजा विधियां कराते हैं। स्पेशल वो भाई को बुलाया जाता था, बड़े भैया को, और उनके साथ में पूजा पाठ हम लोग किया करते थे। आज तो हालांकि वो दिन नहीं रहे। अभी तो त्र्यंबकेश्वर जो है ऐसा हो चुका है कि अभी वहां वहां इतनी भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक समय था कि हम लोग जब जाते थे तो शाम के समय में प्रांगण में कोई नहीं, मतलब बहुत ही गिने चुने लोग होते थे, और जो दर्शन होते थे, और मजा आ रहा था। वो दिन आज भी याद करता हूँ वैभव जी। सो वैभव जी, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था से। आप मुकेश जोशी को सुन रहे हैं, और अभी आप सुनेंगे अगली आवाज जो है हमारे वैभव गायधनी जी है, जो त्र्यंबकेश्वर से बिलोंग करते हैं। और वहां से बढ़िया से आशीर्वाद अभी आपको मिलेंगे, त्र्यंबकेश्वर के आशीर्वाद, राइट, शंकर भगवान के, महादेव के आशीर्वाद मान के चलो, आपको प्राप्त भी आज होने वाले हैं। सो नाउ ओवर टू हमारे वैभव गायधनी जी। स्वागत है आपका वैभव जी। धन्यवाद सर, और थैंक यू। डिजिटल तालियां, गुब्बारे, बुके, सब लोग छोड़ो, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। यस जी, स्वागत सर क्या कहानी बताऊं मैं आज? है। ये 25 साल की कहानी बताओ, 23 साल की कहानी बताओ, आप और मेरे रिश्ते की कहानी बताओ, क्या क्या बताओ इसमें? क्या इसमें बात, क्या नहीं है सर? क्या सही है, नहीं? राइट। प्यार है, मोहब्बत है, जज्बा है, गुस्सा है, ड्रामा है। और मैं आज एकदम स्पेशली, मैंने जैसे आपको बोला था, कहा था आपसे कि जी कहानी पूरी फिल्मी है। मजा दोस्तों, आ मजा आएगा आज। यस। अगले 50 मिनट पूरा सिनेमास्कोप पिक्चर चलेगा। शायद हो सकता है मैं रो लूं, मेरे आंख से पानी आए। शायद ये हो सकता है आपको मेरे कुछ डायलॉग जिंदगी भर के लिए याद रह जाए। वाह, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा, मजा आएगा। आज तक, अगले पिछले 23 सालों में मैं मुकेश सर के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे आज भी वो याद है दिन, कि हम गाड़ी के पिछले सीट पे बैठा हुआ करते थे, और वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें मुझे बताया करते थे। आज उसका नतीजा है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं देख रहा हूँ मुकेश सर को कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। सर आपको भी बहुत बहुत बढ़िया बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो। दोस्तों चलो शुरू करते हैं कुछ अलग बात। ये जो किस्सा है, अगले 50 मिनट में थोड़े कम है मेरे लिए, लेकिन मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। मेरा पास्ट है, मेरा पास्ट में बिजनेस, LIC बिजनेस का भी काम है, और मेरा आज का क्या चल रहा है वो भी उसमें। मैंने इस 50 मिनट की कहानी को नाम दिया है, कहानी पूरी फिल्मी है। सब कुछ है इसमें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1986 में, जब मेरी उम्र थी सिर्फ 15 साल। और मैंने जिंदगी की पहली और आखिरी नौकरी की थी सिर्फ 2 महीने के। मैं न्यूज़पेपर डालने का काम किया करता था। मेरे पिताजी एक दिन ऐसे गुस्सा हुए मेरे ऊपर, क्या बैठ के खाता है। हम भी जिद्दी थे, घर से बाहर निकल गए। एक बोर्ड दिखाई दिया, वहां पे लिखा था प्रामाणिक सेवक चाहिए। मैं घुस गया, बोले नौकरी चाहिए। बोले आ जाओ कल से। बोले कौन सा काम है? बोले पेपर डालने का। बोले ये तो ये करेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 महीना काम किया।
वो जो 2 महीने का काम किया ना सर, आज वही पार्टी मुझे साल का 12 लाख प्रीमियम देती है, जिनके शॉप में मैंने काम किया। क्या बात है, वाह। आज मेरे सबसे प्यारे कस्टमर्स में से, मेरे क्लाइंट्स में से वो एक है। जी जी। फिर दौर थोड़ा आगे चला, मैं कॉलेज में पहुंचा, पैसे की जरूरत थी, काम शुरू किया। और 1991 रहेगा, मेरी हम्म। उम्र की 19-20 साल की उम्र में मैंने खुद का कुरियर का बिजनेस स्टार्ट किया। जी। दोस्तों ये कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। आपको लगेगा कि मैं सीधा एलआईसी के शेयरिंग के ऊपर आऊं, लेकिन ये जरूरी है ये सुनना कि कहाँ से आदमी कहाँ पहुंचता है, फिर कहाँ पहुंचता है, फिर क्या क्या होता है जिंदगी में। जैसे आपने कभी वक्त मूवी देखी होगी, तो उसमें कभी देखना कि एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचता है और उसके जिंदगी में क्या क्या होता है। ये कहानी पूरी फिल्मी है। तो 94 में मैं कंप्यूटर के बिजनेस में आया, कुरियर करते करते कंप्यूटर बिजनेस में आया। 1996, मेरी उम्र का 25वां साल, मैंने खुद की एक छोटी सी शॉप खरीदी कंप्यूटर बिजनेस के लिए, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। हम्म। 1999 आते आते दोस्तों, मुझे कहानी कहने में बहुत खुशी है कि मेरे 4 ऑफिसेस थे, हम्म। 15 इंजीनियर मेरे पास काम कर रहे थे, हम्म। 25 लोगों का टोटल स्टाफ था, और मेरा सालाना टर्नओवर 1990 तक आते आते 1.5 से 2 करोड़ का हो चुका है। वाह। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जहां पे नासिक में मेरे 6 होर्डिंग हुआ करते थे, जिसमें मेरी एड चलती थी। महीने का बजट रहता था 50,000 रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का। ओ। 6 टेलीफोन लाइन्स हुआ कर लैंडलाइंस हुआ करती थी, हर स्टाफ के पास पेजर हुआ करता था, और जब इनकमिंग का 16 रुपया लगता था, वो जमाने का मोबाइल मेरे हाथ में रहता था। लेकिन एक दिवाली की वो रात थी 1999 की, मैं अचानक जाग गया कि भाई ये क्या चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में। और मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़े कर्जे में हूं, बहुत बड़े कर्जे में हूं। यहां से 1992 1999 में पिक्चर 2 चालू होती है, जिसको मैंने नाम दिया है अर्श से फर्श तक। अर्श स्काई होता है, फर्श सीधे जमीन पे। सीधा पता चल गया कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। बहुत मेहनत की, लोगों को काम पे लगाया, एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया, मेहनत सब करते गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सलाह ली, ये किया वो किया, लोन्स को रिवाइज किया, जो करना चाहिए था वो सब कुछ किया। 2002 तक मेरा कर्जा हो गया 1,35,00,000। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब सोने का भाव 4,000 रुपया तोला हुआ करता था, 4 लाख रुपया किलो। आप सोच सकते हैं 1,35,00,000 में कितना किलो सोना आ सकता। दोस्तों कुछ दिन बहुत याद है, कुछ तारीखें बहुत याद है। 2001 में बात करूं, मुझे एक दोस्त मिले। आज भी उनका बहुत बड़ा कारोबार है, ऑल इंडिया में बिजनेस है, सालाना तकरीबन 1,500 से 2,000 करोड़ का टर्नओवर है। जैसे मुझे पता चला कि ये जो सज्जन है, इनको भी पहले कभी कर्जा हुआ करता था, मैं इनका सलाह लेने के लिए गया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि वैभव, अगर इसमें से बाहर निकलना है तो ये कर। मैंने उनकी सलाह मान ली। जैसे तिनका का एक सहारा काफी होता है डूबते हुए को, मैंने उनकी सलाह मान ली। मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरे ये प्रॉब्लम्स है। जैसे मेरी मुट्ठी खुल गई, लोगों को पता चल गया कि अभी ये रास्ते पे आने वाला है, हम्म। लोगों ने तकलीफ देना शुरू किया। और 2002, 12 फरवरी 2002 का वो दिन, वो शाम मुझे आज भी याद है। मैं घर से ये बोल के निकल गया कि आज मैं वापस नहीं आऊंगा। दोस्तों मेरी बीवी मेरे पीछे रास्ते पे भाग रही है, और नासिक में पांडुरंग की जगह है, वहां पे मैं जाके बैठा, रात को देर तक बैठा, सोच रहा था क्या करना है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है।
और मुझे एकदम एक फिल्मी लाइन याद है। मैं पिक्चरों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। एक लाइन याद आई, वो लाइन ने मेरी जिंदगी बदली कर दी। दीवार पिक्चर की वो लाइन थी दोस्त, जिसमें छोटे अमिताभ के हाथ के ऊपर लिखा जाता था, तेरा बाप चोर है। दोस्तों, मैं सीधा घर वापस आ गया कि कहीं ये मेरे बच्चे के हाथ के ऊपर लोग ना लिखे कि तेरा बाप चोर था, बिना सहे भाग गया। दोस्तों, वापस आए। अगले दिन मैंने एक याद लिस्ट बनाई। देखो, सोचना, भाग जाना, मौत के बारे में सोचना भी एक ऐसी बात है ना, वो मौत के बराबर है। तो मैंने सोचा कि कल कौन लोग हैं जो मेरे घर पे आएंगे और मुझे, मेरे घर वालों को बोलेंगे मूर्ख था, हमें आता था तो बताता था, हम उसकी मदद कर देते थे। तो वैसे मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया कि ये 25-50 लोग मेरे जिंदगी में ऐसे हैं जिनका बहुत महत्व है, और ये मुझे कुछ भी होता है तो ये भाग के मेरे घर पे आएंगे और मुझे घर वालों को बोलेंगे मूर्ख था, हमसे मदद मांगता था, हम कर देते थे कुछ। दोस्तों, मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया, दूसरे दिन से घूमना शुरू किया। अगले 8 दिन में सबको जाके मेरा स्टोरी बोल के आया। और आपको पता है क्या हुआ? एक ने भी मदद नहीं की। सबने स्टोरी सुन लिया, और मुझे जो लोगों के बारे में ऐसा लगता था कि ये लोग मेरे हैं, अपने हैं, मेरा डर निकल गया। मेरी इज्जत पूरी दांव पे लग गई। लोगों को पता चल गया कि ये पूरा रास्ते पे है। और इससे अच्छा जिंदगी में शायद कुछ नहीं था वो टाइम पे। क्योंकि अभी, जैसे बोलते हैं ना, नंगे से तो खुदा भी डरता है। मुझे पता चल गया कि मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है। लेकिन बात तो खुल चुकी थी। और एक दिन भी जिंदगी में आता है, 28 मार्च 2002। चारों ऑफिस, चारों जगह के स्टाफ मैनेजर्स मुझे फोन करते हैं, सर, हिंदी पिक्चर में जैसे होता है ना कि साहूकार आता है, कर्जे का, उसके कर्जा रहता है, उसके घर का सामान लेके फेंक देता है, वैसे मेरे मैनेजर्स का फोन है, सर, सप्लायर्स अपने दुकान में आए हैं और सब माल उठा के टेम्पो में लेके जा रहे हैं। मैंने बोला चलन बनाओ, हर एक को दे दो, मैं पहुंचता हूँ। जैसे मैं पहुंचा तब तक सब माल साफ हो चुका था। सब स्टाफ हम जमीन पे बैठे, और भगवान की कृपा देखो, शायद मैं ये बिजनेस बंद करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ मार दिया, एक रात में सब शटर बंद हो गए। 29 मार्च 2002 को बाय कंपल्शन में फुल टाइम एजेंट बन गया सर। इस बीच में कुछ हुआ था, इस बीच में कुछ हुआ था। जून 2001 में, जब मैं सब भागदौड़ कर रहा था, कैसे करे, कैसे पैसे का एडजस्टमेंट करे, मुझे पता चला कि और एक बिजनेस हम कर सकते हैं, जिसमें बिना लागत के, बिना पैसे का इन्वेस्टमेंट के बिजनेस हो सकता है। और मैंने एक एलआईसी का एजेंसी लिया था 2001 में। खुद ब्रांच में चलते जाते हुए मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनको मैं पहले से पहचानता था, श्री किशोर जी पंचाक्षरी सर के पास जाके, अब कहानी शुरू होती है 2001 2002 से आगे की। और दोस्तों, ये बहुत अहम दिन थे मेरे जिंदगी में। पता नहीं चल रहा था काम क्या करे, कैसे करे। भागदौड़ चालू थी। बिजनेस भी चल रहा था, एलआईसी भी चालू थी। और विश्वास मुझे नहीं हो रहा था क्या करना है। एक साथ कंप्यूटर बिजनेस की तकलीफ है, एक साथ एलआईसी का बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि कैसे भी करके पैसा कमाना था। और पहले ही साल भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया। 2001 जून से 31 मार्च 2002 तक मेरे तकरीबन 80 पॉलिसी हुए थे सर। वाह। 50 जीवन श्री पहले ही साल बेच दिए थे। ये जून से उनकी मैच्योरिटी शुरू हो रही है। हर एक को मैं कम से कम 20 लाख 25 लाख देने वाला हूं। वाह। पहला ही एमडीआरटी शायद वो उस दिन वो साल हो गया था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि, और मुझे भी आज भी याद है, 3.25 लाख या 3.5 लाख एमडीआरटी का कमीशन चाहिए रहता था, और हमें पता ही नहीं था कि हमने वो कर भी दिया है।
वैभव जी, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। जो लोग नए एजेंट है उनको बताऊं, ये उस जमाने की बात चल रही है जब 50,000 सम्मेश्वर बेच बिका जाता था। और तभी 5-5 लाख सम्मेश्वर की 80 पॉलिसी बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यस यस, प्लीज गो। और फिर सिलसिला चालू हुआ। मुझे पता चला कि नहीं यार, अभी ये दुकान तो बंद हो गई है, अब ये दुकान अपने को पकड़नी है। और सीधा अर्श से फर्श तक, मुझे आज भी याद है, 29 मार्च 2002, सुबह 7 बजे नहा धो के पूरा शेविंग करके हाथ में बैग लेके मैं रास्ते पे था। जो मिल रहा था उसको बता रहा था, जो मिल रहा था उसको बता रहा था। और ये सिलसिला 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 तक चला। सुबह 7 से रात को 9 बजे तक काम कर, वाह। बहुत मेहनत की ऐसा। बीच में क्या हुआ, 2003 में, 2001 के में भी अभी थोड़ा पॉलिसी सेलिंग के शेयरिंग में भी आता हूं, क्योंकि ये कहानी में अभी शेयरिंग भी आएगा कि क्या क्या हुआ। देखो, मेरे जो मेंटोर थे वो टाइम के, जो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट थे काफी बड़े, उन्होंने खुली बात बोली थी, वैभव तू जिनको पहचानता है ना उनके पास बिजनेस मांगने के लिए मत जा। तेरी ऑलरेडी एक आइडेंटिटी उनके दिमाग में है। अब फिर से तो इसके लिए जाएगा तो ये फिर से सोच में पड़ जाएंगे कि इसके क्या करने का। तो नई आइडेंटिटी डेवलप कर, नए लोगों के साथ रिश्तेदारों के पास मत जा, दोस्तों के पास मत जा बिजनेस मांगने के लिए। खुद का नई आइडेंटिटी बना, जैसे कंप्यूटर में बनाई थी, यहां पे भी नई आइडेंटिटी बना। तो अननोन लोगों से मिलना शुरू किया, चाय वाला, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। जो 7 बजे क्या पहला कौन कस्टमर रहता है, रास्ते पे चाय वाला रहता है। और दोस्तों, मैं पहले चाय वाले के पास पहुंचता था, उसके दुकान पे चाय के लिए खड़ा रहता था। वो बोलता साहब रुको, साहब रुको बोलते, वो चाय बनाता है। पहले काम क्या करता है, चाय का ग्लास लेता है, पानी का एक ग्लास लेता है, रस्तों के बीचों बीच जाता है, रास्ते को अर्पण करता है। फिर आके मुझे बोलता है साहब बोलो क्या चाहिए। मैं बोलता था एक चाय चाहिए। चाय पीते पीते बात होती थी कि ये रोज करते हो क्या। हाँ सर, रोज मैं एक गिलास पानी और एक गिलास चाय का रास्ते पे अर्पण करके आता। क्यों करते हो। फिर वो बोलता था गुड लक के लिए, मेरा आज का धंधा अच्छा हो। तो बोलता था तुझे ऐसा नहीं लगता कि और 2-4 मुझे ऐसा सेविंग करने के लिए दे दे, और मुझे एक दिन में तुझे आके 5 लाख दे दूं, 10 लाख दे दूं, तो बोले बहुत बढ़िया है साहब। देखो, जिसके 4 ऑफिस, 25 एम्प्लॉय, 6-6 टेलीफोन लैंडलाइन हुआ करते थे, वो दूसरे दिन सुबह 7 बजे चाय वाले को पॉलिसी समझा रहा था। मुझे रात को पता था कौन मिलेगा, पुलिस स्टेशन में सीधा घुस जाता था, रात को पुलिस आराम से बैठे रहते थे, उनको पॉलिसियां समझाता था। 2001 में और एक बहुत बढ़िया जीवन श्री का एक मैं शेयरिंग करता हूँ सर। क्या किया, हमें सबको ऑब्जर्वेशन आता है कि टाइम नहीं है। मुझे पता चला कि अपने एक वो परिचित है, उनको मैं पॉलिसी बेच सकता हूँ, और वो पॉलिसी ले भी सकते हैं, 2-2 जीवन श्री। कल ही उनका मेरा फोन हुआ। मैंने उनको बोला सर मुझे मिलना है आपसे। अब उनको मेरे पहले वाले आइडेंटिटी के बारे में पता था। बोले क्यों मिलना है, मैंने बोला सर एलआईसी के बारे में बात करना है। बोले टाइम नहीं है। एक बार टाइम नहीं, 2 बार टाइम नहीं, 3 बार टाइम नहीं, 4 बार टाइम नहीं, 5वीं बार मैं सीधा उनके ऑफिस में पहुंच गया। और मुझे पता था इनको बेचेंगे तो मैं 5 जीवन श्री बेच सकता हूँ, दो तो कम से कम ले ही लेंगे, 5-5 लाख की, 6-6 लाख की। तो बोले भाई वो मुझे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, परसों दिल्ली में हूँ, परसों इधर हूँ। और मेरे दिमाग में अचानक आइडिया है, सर आपको मुंबई जाना है ना, कैसे जाते हैं आप। बोले कार में जाते खुद के। वो बहुत स्कोडा के शौकीन है, पुराने शौकीन। आज भी उनके पास लेक्सस है, स्कोडा है, लेकिन वो स्कोडा पे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बोला सर मैं आपके साथ आपकी कार में बैठ के मुंबई आया तो चलेगा। वो 3 घंटे तो आपके पास है, तो 3 घंटे में आपको पॉलिसी समझा दूंगा, जहां पे मेरा खत्म हो जाएगा मैं गाड़ी में से उतर लूंगा, चलेगा आपको। बोले ये तो आइडिया बहुत बढ़िया है, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तू और मैं रहेगा और ड्राइवर रहेगा। मेरा दिल्ली से मुंबई का, मुंबई से फ्लाइट पकड़ना है दिल्ली के लिए। नासिक में उनके गाड़ी में बैठा,
थाना आते आते 2.5-3 घंटे में उनको पूरा जीवन श्री समझा दिया। बोले बहुत बढ़िया प्लान है, कर डालो। आज 2 दिन पहले जब बात हुई, उन्होंने बोला भाई वो कितना पैसा आ रहा है, मैंने उसका 50 के आसपास आ रहा है। बोले इसका क्या करना है, मैंने री इन्वेस्ट कर देते हैं। जिनका टाइम मांगना पड़ता था, आज वो, मुझे आज भी याद है, वही मेरे मित्र ने, वही मेरे मेंटोर ने 3 साल पहले, मैं मेरे दूसरे एक मित्र की मैरिज में हम थे, हम दोनों खाना खा रहे थे, 5 स्टार होटल में मैरिज था। वही टेबल पे वो भी भोजन कर रहे, वही टेबल पे मैं भी खड़े खड़े भोजन कर रहे। बातें चली, वही वो तूने वो बीच में प्लान बताया था ना, वो कर देते। मैं कितना करना है सर, बोले 50 कर देते। सीधा लमसम 50 लाख रुपए उन्होंने दे दिया था। दोस्तों, लोग अपनी मेहनत देखते। मुझे आज भी एक लाइन याद है, वो मेरे एक मेंटर ने कही थी, मेरे एक अच्छे दोस्त ने कही थी। वो लाइन ये है, लिख के रखना, दिन में दिमाग में फिट करके रखना, जो मैं आज भी वो लाइन के ऊपर काम करता हूं। अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज, अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज हु आर ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर। संधि, अपॉर्चुनिटी हमेशा उनके पास आती है जो ऑलरेडी फील्ड में होते हैं, डांस फ्लोर पे पर नाचते रहते हैं। सुबह 7 से रात को 9 बजे तक मैं मार्केट में रहता था, अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि डरने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ऑलरेडी पहले की जीरो हो चुकी थी। अब नई आइडेंटिटी पूरी खड़ी करनी थी। आज भी 2003 का एक किस्सा याद है सर, सुनने लायक है। मेरे लिए तो बहुत मजा आता है, मेरे जिन जो ग्राहक हैं उनको तो बहुत मजा आता है मैं जब भी ये किस्सा सुनाता हूँ। कोई आसान नहीं था कर्जे में से निकलना। हर साल 2002 से 2007 तक हर साल मेरा लोन एनपीए हुआ करता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोग गालियां देते थे फोन के ऊपर। तो मेरे एक बैंक का लोन था, तकरीबन 20 लाख का हुआ होगा वो टाइम पे। वो बैंक में मैंने 3 ब्रांचेस से कंप्यूटराइज कर दी थी। वो बैंक की 3 ब्रांचेस मैंने कंप्यूटराइज की थी, और वहां का मेरा लोन एनपीए हो गया। उनको सब पता चला कि ये रास्ते पे। तो एक रात, 28 मार्च 2003 की रात होगी, रात को मैं नासिक में कापड़ बाजार करके जगह है, वहां पे एक पॉलिसी बेच रहा था मेरे एक मित्र को। और मुझे वाइफ का फोन आया, सोनल का। बोले वैभव, बैंक के लोग अपने पास वसूली के लिए आए हुए हैं। ये रात को 11:30 बजे की बात होगी, मार्च एंड चल रहा था। मैंने बोला फोन दो उनको। फोन लिया। बोले सर, साहब ने बोला, मैंने चेयरमैन साहब ने, कि आपके पास रात को स्पेशली आने का, तो आपको आना है रात को। तो इसलिए हम आए। बोले वसूली के लिए 20 लोग रात को 11:30 बजे मेरे घर पे वसूली के लिए, और मैं पॉलिसी बेच रहा हूँ मार्केट में। मैंने उनको बोला एक आधा घंटा लगेगा। आ- आधे घंटे में घर पहुंच गया। वो लोग नीचे रुके ही हुए थे, मेरे साथ पूरे घर पे आके बैठ गए। उनको इंस्ट्रक्शंस थी, 2 लेडीज स्टाफ, 18 लोग जेंट्स, और सब ने घर में जाके सिर्फ बैठ जाना है, बात कोई नहीं करेगा, डराएगा कोई नहीं, कुछ नहीं। एक प्रेशराइज करने का एक तरीका निकाला हुआ। मैं घर पे पहुंचा। मैनेजर जो थे मैं वहां पे आए हुए, बोले सर आपका लोन एनपीए है। मैंने बोला हाँ सर पता है मुझे। एनपीए का मतलब है वो टाइम पे 6 हफ्ता अगर नहीं भरे तो वो लोन एनपीए हो जाता था। तो मैंने 6 हफ्ता नहीं भरा था, क्योंकि देना इतना है और आता बहुत कम था, और जो आता था सब निकल जाता था। तो बोले आपको पैसा भरना पड़ेगा। बोले कम से कम कितना भरना पड़ेगा। बोले कम से कम 20-25 हजार रुपये इतना भरना पड़ेगा। मैंने वाइफ से पूछा कुछ है अपने पास बेचने लायक। बोले हाँ एक गहना है, वो बेच देंगे हम। मैंने बोला देखो आपके सामने बात हो गई है, 2 दिन में बेच के पैसा उतना तो मैं भर दूंगा, क्योंकि मैंने काम किया है। कमीशन आने के लिए अप्रैल में लगेगा, और आपको चाहिए मार्च एंड तक। बोले हाँ सच है। बोले 2 दिन लगेगा। बोले जरा चेयरमैन साहब के साथ बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था रात को आपके पास आने के लिए। मैं बोला लगाओ फोन। फिर उसने फोन लगाया। बोले चेयरमैन साहब मेरे से बात करने लगे।
बोले वैभव मैंने ही बोला था, और मैं उनको सिखाना चाहता था कि मैं वैभव को भी, अपने पुराने सप्लायर को भी नहीं छोड़ता हूं, तो दूसरे किसी को छोड़ना नहीं है। मैं बोलता ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपका काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बोले सो जाओ, बोले मैं अभी सो जाऊं, उन्होंने बोला मैं अभी सो जाऊं, बोले मत सो जाओ सर, मेरे पास देरी देखिए, रात को 12:30 पौना बजा है, 29 मार्च की अर्ली मॉर्निंग। और मैं उनको बोलता हूँ सर मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी, घर में 20 लोग बैठे हैं वसूली के लिए, और रात को 1 बजे मैं वो चेयरमैन को बोलता हूँ सर मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी, वो 31 मार्च को क्लोज होने वाली है, अगर आप कल मुझे डीडी नहीं दोगे तो मैं वो पॉलिसी आपको नहीं दे पाऊंगा। फिर नाराज नहीं होना कि वैभव तूने टाइम पे क्यों नहीं बताया था। वो चेयरमैन साहब वहां से फोन पे बोलते ये 20 लोग देख रहे हैं कि ये रात को 1 बजे पॉलिसी बेच रहा है, जिसके घर पे हम वसूली के लिए बैठे, और चेयरमैन बोलते कि ये टाइम है क्या पॉलिसी बेचने का। तो बोला सर, अगर रात को 1 बजे आप आपका काम छोड़ के जाग रहे हो, तो ये मेरा फर्ज है कि रात को 1 बजे भी आपको पॉलिसी बताऊं। दोस्तों, जरा पानी पी लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां और गुब्बारे छोड़ो, काम कैसे होता है आपको एक एक कहानियों से आपको यहाँ पर पता चल रहा है ना। सब शर्म हया सब छोड़ के जब इस तरह से जब काम करते हैं ना, तभी काम होता है ना, वो पागलपन वो जुनून दिखता है। प्लीज। जो मैनेजर रात को मेरे घर पे आके बोल रहा था कल आपको इतना पैसा भरना है, और मेरे वाइफ का उसने सुना था कि ये गहना बेचना पड़ेगा तब जाके हफ्ता भर भर सकते हैं, वही मैनेजर ने दूसरे दिन सुबह है 11 बजे मुझे वो टाइम का बहुत बड़ी फिगर का डीडी बना के हाथ में दिया। प्लान था बाल विद्या, हम्म। बहुत बड़ी अमाउंट थी वो टाइम की, शायद मैं नासिक डिवीजन का टॉपर रह चुका हूँ वो टाइम पे, वो प्रीमियम के लिए। तो मुझे उन्होंने वो डीडी हाथ में दिया और हंसते हंसते हुए बोला, बोले कौन से मिट्टी के बने हो तुम, है क्या चीज। बोले हम रात को 12 बजे कई लोगों के पास जाने की कोशिश की, गए, लोग गुस्सा होते थे, भाग के हमारे मारने के लिए आते थे, घर की औरतें झगड़ा करती थी, ये क्या तरीका है क्या वसूली करने का। आपको कुछ नहीं लगा, क्या लगा आपको, कैसे, क्या है क्या ये अंदर की, जिसकी वजह से आपको रात को 1 बजे चेयरमैन साहब के साथ खुली बात कर सकते हैं, और आज मैं आपको एक सुबह डीडी बना के दे रहा हूं, है क्या, मिट्टी कौन सी है आपकी। मैं बोला ऐसा है ना, उनका नाम है पवार, मिस्टर पवार। मैंने, पवार साहब ऐसी बात है ना, जो प्रिंटर के आप ये डीडी बना रहे हो ना, वो प्रिंटर मैंने बेचा है, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो सॉफ्टवेयर भी मैंने बेचा। वक्त बुरा चल रहा है, आदमी बुरा नहीं है, वक्त बुरा है, वक्त बदली हो जाएगा। अब लिख लेना गारंटी के साथ, कल आप मेरे पीछे पड़ेंगे साहब, 1 करोड़ का लोन ले लो, 2 करोड़ का लोन ले लो, या कुछ भी, लोगों के लिए मैं गारंटर रह सकता हूं। वक्त बुरा है, मैं वैसा नहीं हूं। आप आपका काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा हूं। आपके लिए कोई भी मेरे दिल में नहीं है, कुछ गिला शिकवा नहीं है, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं देखता हूं कि आप गलत हो। टाइम थोड़ा खराब है, बदली हो जाएगा। वही बैंक 2004, 2005, 2006, 2007, मेरा हर साल सर एनपीए लोन ही हुआ करता था, क्योंकि पैसा इतना देना था, तो वो बैंक का लोन तो हमेशा एनपीए रहता था। और मेरा भाग्य देखो, शायद मैं दुनिया का एक अकेला कर्जदार ऐसा रहूंगा कि जिसका एनपीए का जो मिनिमम दो 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता जो भरने का रहता था, वो बैंक के सीईओ मेरे लिए भर दिया करते थे सर। वाह। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक का उनको पता था ये आदमी का टाइम बुरा चल रहा है, आदमी बुरा नहीं, बाद में पैसा दे देता है, हर अप्रैल में मैं उनको पैसा दे देता था। फिर टाइम आया 2004, जिंदगी की सबसे पहली 1-1 करोड़ की 3 पॉलिसी मैंने बेची। और मुझे आज भी याद है, दीवाना हुआ करता था मैं लोगों के पास जाके, ये जो अपना बेसिक कोर्स है ना, ऐसे
बौछार की तरफ फेंक के आ जाता था। मुझे आज भी याद है, जैसे जिस दिन पहला बेसिक किया था ना सर, सीधा उठा, वो पहला असाइनमेंट रहता है कि जाओ मार्केट में 3 लोगों को मिल के आओ। बस सीधा उठा, मार्केट में गया, अननोन आदमी के दुकान में घुस गया। साड़ी का दुकान था, गोकुल साड़ी करके एक शॉप है, उस वो शॉप में घुस गया। वो साड़ी की दुकान थी, कस्टमर को साड़ियां दिखा रहा था। मैंने बोला सर 2 महीने आपसे बात करनी है। बोले क्या बात करनी, मैंने बोला जरा आपको सुनाना है। और मेरे सर पे कौन सा जुनून था क्या पता नहीं, वो जो मौत वाला जो किस्सा है कि आपकी आत्मा ऊपर से देख रही है, मैंने उसको आंखें बंद करवाई, पूरा पिक्चर उसको दिखा दिया। उसका साला सामने बैठा था, साले ने आंखें नहीं बंद की थी, मालिक ने की थी। मेरी कहानी खत्म होने को आ ही रही थी, वो साले ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोले मेरे जीजाजी को मारता है, कुछ भी बात करता है, ये वो। हमें पता नहीं था सर, सीधा मार्केट में टूट पड़े। लेकिन अगली 2 अपॉइंटमेंट जो हुई, सीधा 1-1 करोड़ की 3 पॉलिसीज निकल करके आए सर। वो एक पहले बेसिक में हो, आज भी वो याद है। 2001 की और एक बात बताता हूँ, जीवनश्री की। एक रेफरेंस मिला था, तो सुबह 7 बजे का घर से निकलना तो तय था। तो रेफरेंस मिला था, वो भी मुझे टालते थे क्योंकि अननोन था मैं उनके लिए। तो एक दिन ऐसे सुबह 7 बजे उनके घर के नीचे ही जाके खड़ा रहा, और वहीं से उनको फोन लगा। उनका नाम है मिस्टर अरोरा, मेरे अच्छे दोस्त थे। मैंने अरोरा जी 2-3 बार मैंने आपको कांटेक्ट किया, लेकिन आप मिले नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। बोले आ जाओ। मैंने कब आ जाओ, बोले अभी आ जाओ। मैं उनके घर के नीचे खड़ा हूँ, वो ऊपर घर पे है, सिर्फ एक माला चढ़ के ऊपर जाना है। मैं उनको नीचे से फोन कर रहा हूँ, वो बोलते आ जाओ, तुरंत आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 2 मिनट में उनके घर में। बोले फोन कहाँ से किया था, बोले नीचे से ही किया था। बोले क्या बात है यार, है कौन तुम, ऐसे कैसे काम करते हैं क्या, ये तरीका है क्या। बोले यही तरीका है सर, यही तरीका है। दोस्तों में खुशी होती है, आज अरोरा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये आदमी अपॉर्चुनिटी को डांस करके पकड़ने वाला है, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागेगी। क्योंकि ये सुबह 7 से रात के 9 बजे तक मार्केट में रहता है। और एक नाम लेना चाहूंगा सर, बहुत दिल के करीब है मेरे लोग। 2005 की बात है, मेरा नियम हुआ करता था रात को 9 बजे के पहले घर नहीं जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे बात करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो मेरे नासिक में एक बहुत बढ़िया जूस सेंटर है, पूरे नासिक में उनका नाम है। मैं बहुत, आज बहुत अच्छे दोस्त है, वो टाइम पे नहीं थे। मैं उसके मालिक को हमेशा देखता था, और वो अपने शॉप के इसमें ऐसा कमर पे हाथ खड़े रख के खड़े रहते थे। और मेरे दिमाग में आता था इनको तो मिलना चाहिए। देखो दोस्तों, ये कहानी में से आप क्या लोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हर चीज ऐसी है जो जिंदगी बदल देगी। तो मैं वहां से शॉप के आगे से स्कूटर पे गुजर रहा था, मैंने देखा 8:45 बजे हैं, और अपना रिवाज है 9 बजे के पहले घर पे नहीं जाएंगे, तो और 15 मिनट है अपने पास, क्यों ना इनसे मिल लिया जाए। मैं गाड़ी उल्टा घुमाया, उनके शॉप पे गाड़ी लगाया, शॉप पे गया, वो मालिक खड़े ही थे। ये बोले नमस्कार सर, मेरा नाम वैभव गायधनी, और मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मुझे आपसे मिलना है। बोले मैंने कल ही पॉलिसी निकाली। बोले बहुत अच्छी बात है सर। बोले क्या क्या किया सर ने, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी करी, और ऐसा किया वैसा किया, और ये किया वो किया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, और मेडिकल की भी होगी बोले आज सुबह सुबह। वो टाइम पे एक बालिका वधू करके एक सीरियल आया करती थी। वो जी। सीरियल की जो बालिका वधू थी, अविका, उसके पिताजी उनके जीजा जी थे। अविका के पिताजी तो मुलुंड में रहते हैं, वो उनके जीजा जी थे मेरे दोस्त के। तो उन्होंने बोला वो मेरे जीजा जी है, वो आए थे, पॉलिसी बनाई और ऐसा किया वैसा किया, बहुत अच्छा किया। और मेरे मित्र जो है बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला, बोले वैभव भाई वो तो बात ठीक है, आप मुझे बताओ आप किस किस का काम करते हो। तो मैंने 2-4 रेफरेंस बोल दिए, ये बैंक का चेयरमैन, ये बिल्डर, वो बिल्डर, सब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नाम। बोले ठीक है,
मिलते कभी ना कभी, आपका नंबर देख के रखो। मैंने मेरा कार्ड दे दिया, उनका कार्ड नंबर ले लिया, निकल गया। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, बोले वैभव भाई आ जाओ, पॉलिसी करनी है। बोले ऐसा क्या हुआ सर? मेरे आ तो जाओ। पहुंच गया पॉलिसी करने के लिए। बोले पॉलिसी करो, कौन सा करेंगे? वो टाइम पे नया नया ताजा ताजा पॉलिसी आया था, फ्यूचर प्लस। मैंने बोला ये तो पक्का नहीं दिया रहेगा। बोले फ्यूचर प्लस की बात की, बोले हाँ कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लमसम प्रीमियम ले लो। फाइनल किया, फॉर्म पे साइन हो गई। वो टाइम पे मुझे बहुत एक छोटी सी एक आदत हुआ करती थी, मैं क्लाइंट को पूछता था, सर ऐसा क्या मैंने कहा, मैंने ऐसी मेरे लाइफ में क्या लगा आपको कि मेरे साथ व्यवसाय करना चाहिए, मुझे पॉलिसी देनी चाहिए, ऐसा क्या था मेरे से, कुछ गलत हुआ अच्छा हुआ मुझे बताओ तो मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। ऐसा मैं हर एक से पूछता था। वैसे मैंने उनसे भी पूछा। बोले वैभव भाई मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बोले आपने जो रेफरेंसेस बताए थे ना कि मैं इनका काम करता हूँ, वो मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। तो आपने तो नाम बता ही दिए। दूसरे दिन मेरे जीजा जी ने बोला, ठीक, आप आपके कोई दोस्तों के पास लेके चलो। और आपने ऑलरेडी नाम दिए ही थे। मैं सीधा उनको लेके उनके पास पहुंच गया। वो नासिक के अच्छे बिल्डर है। तो बोले, जीजा जी ने उनको बात बताई। उन्होंने बोला वो तो सब ठीक है, ये अभी अभी पिछले साल वैभव भाई ने 1-1 करोड़ की कुछ पॉलिसी की है, और बाकी का भी सब कुछ वो देख रहे हैं, जरा एक बार फाइल देख लो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो गलत है, और अच्छा है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे अच्छे मित्र है। तो मेरी आपकी फाइल उन्होंने हमारे जीजा जी को दिखा दी। उन्होंने फाइल देखी, मैं भी बैठा था। उन्होंने बोला साहब ये बहुत अलग टाइप का काम है, ये बहुत ट्रेंड एजेंट का काम है, इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली हुई है, इसकी वजह से बहुत अच्छी बढ़िया पॉलिसी आपको दे पा रहे हैं, ऐसी पॉलिसी तो मैं भी नहीं बेचता हूँ, ऐसे ऐसे प्लान। तो आप इनके साथ जारी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जीजा जी बाहर निकल गए केबिन से, मैं पीछे खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, सचिन भाई कैसा है ये आदमी? बोले पॉलिसी करो मत करो, हर 15 दिन में इनके साथ एक चाय पीनी आपको जरूरी है। बोले एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बोले वैभव भाई पॉलिसी तो एक बहाना है, मुझे आप मेरी जिंदगी में चाहिए। क्या बात है। मैंने कहा जीतू भाई पॉलिसी छोड़ दो, पॉलिसी छोड़ दो, आज से चाय हमारी बिस्कुट तुम्हारे रहेंगे। बोले क्या बात करते? बोले चाय हमारी बिस्कुट तुम्हारे। बोले कुछ भी बोलो, सिर्फ याद करना साय के जैसा मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। बाद में जब टाइम बदली हो गया सर, आज उनका जो भी काम है मैं देखता हूँ, नासिक में धुरंधर लोग उनके पास जाके आते, बोलते एजेंट अलग है दोस्त अलग है, ये एजेंट भी है दोस्त भी है, उसका नॉलेज भी है, जो भी कुछ है अथॉरिटी है। मैंने जो चेयरमैन साहब की बात की ना सर, जी। साल का कितना एमडीआरडी का प्रीमियम वो देते हैं मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। 110 पॉलिसी दी है, रिटायर एंड एंजॉय नहीं। उनका पीए बोलता है हर रोज एक इंश्योरेंस एजेंट हमारे ऑफिस आता है, और हमारे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है उसको आपके यहीं से वापस भेज देना है, काम करेंगे तो वही को भेज देंगे, क्योंकि एजेंट है ही नहीं। एजेंट से बढ़कर, और इसमें बहुत योगदान सर आपका है। आपके साथ रहते रहते सीखते सीखते हम कब बदली हो गए, बिजनेसमैन से एक अच्छे इंसान हो गए, हमें पता ही नहीं चला, लाइफ चेंज हो गई। और एक बात, उनका नाम अगर मैं ना लूं इसमें तो अच्छा नहीं होगा। एक आदमी मेरे लाइफ में आया जिन्होंने मुझे और रास्ते पे लेके आए। 2005 में और एक मुलाकात हुई मिस्टर अनिल जी दंडे के साथ, नासिक में नंबर 1 ज्वेलर इन नासिक। कोई पहचान नहीं थी, कोई पहचान नहीं। ऐसे रेफरेंस से रेफरेंस मिला, मिलने के लिए जा पहुंचा। और दोस्तों आज वो मेरे मित्र ऐसे हैं
जिन्होंने हर साल कितने रेफरेंस दिए हैं, कितने लोग मेरे जिंदगी में जोड़ दिए, जिनकी वजह से कितने एमडीआरटी हो गए मुझे आज भी याद नहीं। आज भी वो जहां पे भी जाते हैं, हम दोनों साथ एक साथ रहते हैं। वो मेरी पहचान ऐसी करा के देते हैं, मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। आज उनके 4 शॉप्स है। एक ऐसा इंसान जिंदगी में मुझे मिला, एक ऐसा डायमंड मिला, जिन्होंने मुझे सिखाया एथिकल होना क्या होता है, एथिकल रहना क्या होता है। उन्होंने मेरे सब कर्जे मुझसे पूरे चुकता करवा लिए। बोले वैभव, पहले कर्जे में से निकलना है, पैसा जिंदगी भर कमाएंगे, पहले कर्जे में से निकल, अपने को किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कैश रिच क्या होना है मैंने उनसे सीखा। ऐसे इंसान मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैं खुश नसीब हूं, भगवान ने मुझे ऐसे दोस्त दिए। 2009 में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ। वैभव जी का मतलब जो ये जो रिलेशन है ना, ये मैं खुद एहसास कर चुका हूँ। क्योंकि मेरा कोई कोर्स था नासिक में, और वैभव जी ने मुझे कहा कि सर आज रात को मतलब आपका क्लास खत्म होने के बाद में हम अनिल जी के फार्म हाउस में डिनर के लिए जाएंगे। मैंने सोचा यार इतना बड़ा इंसान है और अपने फार्म हाउस में बुला रहा है, वो भी एक एजेंट और उस एजेंट के मेंटर को। और हम दोनों गए, और अनिल जी ने जिस हिसाब से मतलब वहां पर जो हमारा स्वागत किया, प्यार से हम साथ में खाना बना खाए। ऐसा नहीं कि बस खाना खाना था इसलिए बस 15-20 मिनट में हो गए फिर। इतने बड़े इंसान है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। खाना खाया, मस्त टाइम अच्छा बिताया, अच्छी अच्छी बातें की। नाई सिर्फ इतना, जब वापसी हो रही थी तो मेरी गाड़ी में उन्होंने जो ऑर्गेनिक चावल वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां होती है, वो पूरा जो है ना वो डिक्की भर दिया। मतलब ये एक एजेंट किस हद तक अपना रिलेशन रख सकता है किसी बड़े इंसान के साथ, ये मैंने खुद रूबरू मैंने जाके मैंने ये चीज देखी हुई है। यस वैभव जी प्लीज। 2009 में एमडीआरटी शुरू हुआ सर। हर साल एमडीआरटी करते गए, चेयरमैन क्लब मेंबर भी बनते गए, बिजनेस करते गए, क्योंकि जो करना पॉसिबल था वो सब किया हमने। सिर्फ एलआईसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुत काम किया, अच्छा पैसा कमाया। मुझे आज एक शेयरिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एक बिल्डर थे, उनके पास में चला गया। जी। साथ में क्या था, मुरमुरा रहता है ना, आपने अभी झालमुरी का बात सुना होगा, कोलकाता में झालमुरी, तो उसका जो मुरमुरा रहता है, कुरमुरा बोलते हैं नासिक में उसे। जी। तो मुरमुरे का एक गोनी थैली लेके गया उनके पास। और वो मेरे एक ऐसे क्लाइंट और दोस्त हैं जो हमेशा मुझे खास बुला के कॉफी पिलाते हैं, और अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे इन्वेस्टर है, अच्छे बिल्डर है। तो बोले, उन्होंने बुलाया, बोले भाई वो नया क्या सीखा है बताओ जरा, कॉफी पीने के लिए आ जाओ। मैं पहुंच गया कॉफी पीने के लिए, हाथ में बैग नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक मुरमुरे का थैला लेके गया। और इस्तेमाल कर सकते हैं सभी लोग, ऐसा मजा आएगा ना, लोग खुश हो जाएंगे। और मेरी बातें ऐसी हुआ करती थी कि कुछ, देखो पुराना खिलाड़ी हूँ बिजनेस का, तो लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पॉलिसी बेचने के लिए आया है। तो वहां पे जाके बैठा, बोले कि नया क्या है, आज नया क्या है ये बता, कॉफी पियेंगे, मस्त बातें करेंगे। मैंने बोला नया क्या पढ़ रहे हो, उन्होंने 2-3 किताबें बताई। मैंने बोला मैं नया एक बहुत बढ़िया सीख रहा हूँ ये हो। बोले हाथ में क्या है बताओ तो। फिर मैंने थैला खोला, कुरमुरा निकाला, उधर रखा। बोले खाने के लिए लाया है? नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, तिजोरी में रखने के लिए। बोले क्या बात करते हैं? मैंने बोला हाँ, आपकी तिजोरी में रखना है। बोले कुरमुरा? मैंने बोला हाँ। बोले क्यों, बहुत कीमती है? बोले पक्का पॉलिसी बेचेगा तो आज मुझे, तू पॉलिसी बेच के रहेगा, तू सिर्फ बता, चेक पे साइन करता हूँ मुझे। राइट। बोला सर किस्सा ऐसा है ना, आपकी जो 1-1 करोड़ की जो पॉलिसी है ना, ये कुरमुरे का ये थैला है। आप जो हिसाब से बड़े हो रहे हो, उसके सामने वो 1-1 करोड़ की पॉलिसी सिर्फ ये कुरमुरे का थैला है। और जो आप संभाल के तिजोरी में रख रहे हो, वाह। बोले कितने का होना चाहिए? बोला कम से कम 15-20 करोड़, 25 करोड़। और मुझे एक दिन तो आपको 100 करोड़ तक तो पहुंचाना ही है। बोले वो बात तो करेंगे करेंगे, आज शुरुआत कर देते हैं। बोला चेक दे दो।
चेक ले लिया, फॉर्म पे साइन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर जाके प्लान बनाया। और वो टाइम पे उनको सबसे बड़ी पॉलिसी बेची थी, सब 16 करोड़ रुपए की। वाह 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 वाह, बहुत शायद वो नासिक की सबसे बड़ी पॉलिसी हुआ करती होगी। कहानी फिल्मी तो है। है ना। तो कुरमुरा की थैली लेके जाना और प्रेजेंटेशन देना, है ना। कहानी तो ऐसा फिल्मी है। फिल्म है। और एक दूसरे अच्छे बिल्डर थे, बहुत बढ़िया बिल्डर थे, उनके पास भी ऐसा ही इस्तेमाल किया था। ताले ताले का इस्तेमाल किया था सर, जी। ताले का। उनके पास ऐसे पहुंच गया, बड़ा प्लॉट था। ये शायद बहुत लोगों ने बताया भी है, लेकिन फिर से किसी को रिपीट हो जाए, लेकिन ये इस्तेमाल होता है, ये कागर है, ये इसके काम होता है। एक क्लाइंट बिल्डर के पास पहुंच गया, उन्होंने बोला, मैंने बोला ये प्लॉट कोई चुरा के लेके जाता है? बोले नहीं, प्लॉट को कौन चुराए? फिर मैंने बोला प्लॉट को ताला कब लगता है? बोले नहीं, ताला किधर लगता है? मैंने पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ तो, नहीं बिल्डिंग को भी ताला नहीं लगता। मैंने बोला पूरे बिल्डिंग में आप बिल्डर लोग ताला कब लगाते हो? बोले जब उसमें ऐसे फिटिंग्स लग जाए जो कोई चोरी कर सकता है, तब उसमें ताला आता है। मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग के नल वगैरह लगाए जाए, वो दिन पे पहली बार उधर ताला लगा जाता। मैं बोला सर, ऐसा नहीं लगता कि आपकी जिंदगी खुली प्लॉट की तरह पड़ी हुई है, जिसको कोई ताला ही नहीं है? हम्म। बोले बात क्या करना चाहते हैं? मतलब कुछ ऐसा बड़ा करो काम कि जिंदगी में ताला लगाने की जरूरत है। बोले हम्म। क्या कहना क्या चाहते हैं? बोले बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। बोले इतना तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़, 2 करोड़ तो ये चने कुरमुरे जैसी बिक जाती है सर, कुछ करना नहीं पड़ता है। सीखते रहेंगे, दिमाग में डालते रहेंगे, अपने आप बातें निकलती जाती है। यस यस राइट। ये एक छोटा सा यहाँ पे कुछ दोस्त लिख रहे हैं, सर बेसिक कोर्स तो करना है, अभी से ही ज्वाइन करना है, 10 बजे ही करना, पैसे नहीं है। देखो फिनेंशियल मार्केट में हो, और अगर 5,000 भी आप उधार किसी से नहीं ले सकते हो ना, तो आप इस लाइन में मत करो। मैं तो कहता हूँ बेसिक ही मत करो। अगर इतना जज्बात नहीं है कि आप 5,000 किसी से उधार मांग सकते हो, राइट, तो पॉलिसी क्या बेचोगे यार। पॉलिसी बेचनी है, रोड पे खड़ा हो जाना है, सड़क पे खड़ा हो जाना है, चाय वाले से बात करनी है, ज्वेलर से बात करनी है, तो कुछ तो चाहिए ना भाई आपके अंदर में। आप बोल रहे हो कुछ नहीं दूंगा और मेरे को बिठा दो, कहां से क्या करूंगा, वो जज्बात नहीं है आप में। ये समझने की कोशिश करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को 10 को फ्री में बिठा सकता हूं मैं, राइट, लेकिन मैं आपका ऐसे टेस्ट लेना चाहता हूं। पैसा तो चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, राइट। और लाओ, ढूंढो, अभी 2 घंटे आपके पास है, मांगो, उधार मांगो, भीख मांगो, तो पॉलिसी भी मांग पाओगे। चलिए अभी, यस, वैभव है। अभी अपना ये धुरंधर पिक्चर मैंने देखी सर, उसमें ना वो वेब सीरीज के जैसा दिखाया है। हर आधे घंटे को उन्होंने कोई तो भी नाम दिया हुआ। तो मैंने जैसे ये सब नाम दिए थे अपनी स्टोरी को, वैसे अभी आखिरी स्टोरी पे आता हूँ। पार्ट 5 है, हम्म। डायमंड ड्रीम्स करके। डायमंड ड्रीम्स, ये सब फिल्मी नाम है, इसमें कुछ ना कुछ रहता है, मुझे बहुत मजा। डायमंड ड्रीम्स क्या है? बीच बीच में मैंने साहूजी भाई ढोलकिया जी को सुना था, उनका एक इंटरव्यू लिया था। वो कर्ली टेल्स वाली जो लड़की है ना, उसने बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया। तो मैंने साहूजी भाई ढोलकिया, जो हरे कृष्णा डायमंड्स के एक्सपोर्टर है, बड़े यस, एक्सपोर्टर है। छोटा छोटा रोकूंगा। एक्चुअली वैभव भाई, आपसे प्रेरणा लेके मैं विजयपत सिंघानिया को मिल के आया था। जबरदस्त है ना, जबरदस्त। याद आया मुझे, आपने साउजी याद है। भाई का बात निकाला तो मुझे याद आया। विजयपत सिंघानिया को जो मैं रूबरू मिल के आया था, उसका पूरा श्रेय जाता है वैभव भाई को। वैभव भाई ने कहा था मैं विजयपत सिंघानिया को मिलने जाने वाला हूं, कभी ना कभी जरूर मिलूंगा। मैंने कहा तो मैं भी मिलूंगा। यस यस, प्लीज प्लीज। तो साहूजी भाई ढोलकिया को मैं सुन रहा था एक स्टोरी में, वो कहते हैं कि बोले सर ये आईआईटी इंजीनियर ये वो सब एक जगह पे रख दो, और मेरा डायमंड का कारागिर एक तरफ रख दो। हम्म। बोले मेरे एक डायमंड को 3,000 बार, 3,000 टाइम वो ऐसा लेता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, और घिसते रहता है। 3,000 बार वो डायमंड को जब घिसता है और खुद की नजर से देखता है, तब एक डायमंड बनता है। राइट। दोस्तों, 2003 में पहला बेसिक किया था मैंने, आज 2025
26 चालू है। हर साल एक बेसिक, दो बेसिक, तीन बेसिक। ये डायमंड, वैभव गायत्री नाम के डायमंड को कितनी बार घसा है मुझे नहीं पता, कितनी बार तराश के देखा है, कितने एडवांस कोर्स किया, कमिटमेंट कोर्स किया। 2006 से आज तक हर साल मैं बेसिक रिपीट करते आ रहा हूं। एक साल ऐसा नहीं गया कि मैंने बेसिक रिपीट नहीं किया है। 2019 की मैं बात बताता हूँ। मैं पहली बार एफटीएस रिपीट करने पहुंचा। पहली बार करते हैं ना तो जोश अलग रहता है, रिपीटर के थोड़ा दिमाग में घुसता है। और वो टाइम पे फिर ऐसे एक दो एमडीआर ठोक दी। 2022-23 आपकी सर, मुझे मैंने वो बात पकड़ ली, आपसे मुंह से निकल गया आपके एफटीएस में, कि हर एक को 1 करोड़ प्रीमियम करना है या हर महीना 1 करोड़ सम एश्योर्ड कन्वेंशनल प्रीमियम की पॉलिसी करनी। मैंने यस। दोनों चीजें पकड़ ली सर, और वही महीने में सीधा 1 करोड़ कन्वेंशनल प्रीमियम कर दिया। वाह। और मुझे मेरे जिंदगी का वो एफटीएस शायद सबसे अलग एफटीएस है। राइट। और मुझे इसमें एक छोटी सी कहानी याद आती है, जो आपने, शायद मैं यहाँ पे शेयर करूं नहीं करूं मुझे पता नहीं, आपने कहा था काम हर एक को मांगना पड़ता है। राइट। मैं बोल दूं और वो एफटीएस आपने नासिक से मुंबई आके किया था, पूरे बारह मुंबई आके महीने किया। नासिक से मुंबई, नासिक में हम्म, नहीं किया एफटीएस कभी, मुंबई में मुंबई किया। आके किया। और एक बात मैं बताऊं, देखो वैभव जी का, यहाँ पर जिन दोस्तों ने लिखा, मैं आपकी संवेदना मैं समझता हूँ, राइट, बिल्कुल। मैं, मुझे बुरा मत समझना, मुझे गलत मत समझना। वैभव जी भी इतनी फिनेंशियल तकलीफ में थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी फीस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कभी मेरे से ये नहीं कहा कि सर मैं फीस बाद में भर दूंगा, मैं फीस ये कर दूंगा। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जब भी वो तकलीफ में थे, तभी से वो मेरे साथ में जुड़े हुए। राइट, सो ये जज्बात तो होना चाहिए। या प्लीज। मैं अमिताभ की स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ सर, काम हर एक को मांगना पड़ता है, हाँ, प्लीज प्लीज। आपकी आपकी इजाजत से। यस यस यस। दोस्तों कहानी अभी, ये 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 फिल्मी कहानी कहानी मैंने क्या। ये कहानी मैंने एफटीएस में सुनाई थी। राइट, जो अभी वैभव जी आपको यहाँ पर सुना रहे हैं, सुनो, बहुत सुंदर कहानी है। हाँ जी। आखिरी 5 मिनट है मेरे पास, और ये दो चीजें सुनानी बहुत जरूरी है। 2022-23 का मुकेश सर का एफटीएस कोर्स, और वहां पे कहानी आती है, काम हर एक को मांगना पड़ता है। और अब उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी बताई कि 1996 में अमिताभ बच्चन जी को कर्जा हो गया, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और उसमें उन्होंने कुछ 100 करोड़ का कर्जा किया था वो टाइम पे, और पूरा फेल गया। और उनकी जितनी भी पिक्चरें आ रही थी सब फ्लॉप जा रही थी, कोई पिक्चर चल नहीं रही थी। उसमें से एक ऐसी घटिया फिल्म मैंने बीच में देख भी ली अमिताभ जी की। और साल 2000 आते आते कौन बनेगा करोड़पति का लॉन्चिंग हुआ, और कौन बनेगा करोड़पति में वो एज अ एंकर करके पहली बार छोटे स्क्रीन पे आ गए। 100 करोड़ का कर्जा, अमिताभ बच्चन, पिक्चरें फ्लॉप जा रही है, और छोटे टीवी स्क्रीन पे उन्हें आना पड़ा। उन्हें पता चला कि ये छोटे स्क्रीन पे छोटा काम करते करते 100 करोड़ का कर्जा कभी पूरा नहीं होगा। उनके दिमाग में एक बात है कि क्यों ना पिक्चर में काम किया जाए, और ये जो लोग मुझे लॉन्च कर रहे हैं फिर से पिक्चर में ले रहे हैं, पिक्चर एकदम बकवास है, इससे काम नहीं बनेगा। फिर उनके दिमाग में एक नाम आया कि इनके पास काम मांगना चाहिए। नाम था उनके सबसे पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा जी का, जिनके साथ उन्होंने सिलसिला जैसी फिल्में की। और बीच में उनका झगड़ा हुआ था, तो इसलिए तकरीबन 10-15 साल वो दोनों फैमिली एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। 2002-3 की बात है। अमिताभ बच्चन जी को लगा कि आज यश चोपड़ा जी के पास जाना चाहिए और काम मांगना चाहिए कि ये मुझे फिर से रिलॉन्च करे। अमिताभ बच्चन जी घर से निकले, उनका जो जलसा बंगला है वहां से यश चोपड़ा जी के बंगले पे जाने के लिए। शायद पैदल जाने का रास्ता होगा। अमिताभ जी के पास मर्सिडीज तो थी। वो मर्सिडीज में जाने के लिए बैठे, उनको पता चला कि मैं करने क्या जा रहा हूं, ये मर्सिडीज भी कर्जे की है,
बंगले के ऊपर सिर्फ ताला लगना बाकी था, बैंकर्स की वजह, तो लगा नहीं है क्योंकि मेरा नाम बीच में है। तो मुझे पैदल जाना चाहिए। अमिताभ जी पैदल चलते चलते सीधा यश चोपड़ा जी के बंगले के ऊपर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड देखता है, अरे खुद अमिताभ। वो उनको अंदर लेता है, रिसेप्शन पे बिठाता है। अमिताभ जी बोलते हैं, यश जी को बोलो मैं आया। जो दो दोस्त 15 सालों से मिले नहीं है सिलसिला के बाद, अमिताभ सीधा दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं। यश जी आते, अंदर बुलाते, चाय नाश्ता होता है, बोले बोलो। बोले यश जी आपको पता है पुराना क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, भूल जाइए जाएंगे हम सब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे फिर से रिलॉन्च करो। एक ऐसी पिक्चर मेरे लिए आप बनाओ जो मेरा करियर को बदली कर दे। आप तो पता है बाकी सब स्टोरीज पेपर में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे काम मांगने आया। दोस्तों, पिक्चर बनी, बनी नहीं, सुपरहिट बनी। पिक्चर का नाम है मोहब्बतें। और वो जब वहां से जो पिक्चर निकल पड़ी, आज भी हमारा 84 साल का हीरो काम कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति पे काम कर रहा है, ऊंचाई में काम कर रहा है, बदला में काम कर रहा है, पीक में काम कर रहा है। एक एक पिक्चर ऐसी निकालो जो सालों तक 100-200 साल भी बाद देखेंगे तब लगेगा नहीं ये असली हीरो है। पिक्चर कभी खत्म नहीं होती है। जिन्होंने जान लिया कि बस काम करना क्या होता है, ये जज्बा होता है, काम मांगना पड़ता है, ये उस दिन मुझे आपसे सीखना मिला सर। काम राइट। मांगने से मिलता है, कोई दरवाजे पे लेके नहीं आएगा। यश चोपड़ा जी बोलेंगे कि नहीं मुझे पता चला तेरी हालत खराब है, मैं तेरे लिए एक पिक्चर निकालता हूं, आजा काम करते। ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी अच्छा टाइम चले या बुरा टाइम चले, काम मांगना पड़ता है। जिंदगी वहां से चालू होती है। आखिर में सर एक डायलॉग बोल के मैं कहानी को खत्म करूंगा। ओम शांति ओम का वो डायलॉग जो मुझे मेरे दिल में आज हमेशा जिंदा रहता है। जी। यहाँ पे हर एक को ओम शांति ओम पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान की, वो पिक्चर में एक डायलॉग आता है, कायनात वाला नहीं, कायनात के बाद वाला डायलॉग। सबको क्योंकि वो कायनात वाला मेरे लिए, याद है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वो मैं भी डायलॉग बताने जा रहा हूं। जब तक जब तक हैप्पी एंडिंग ना हो तब हम्म। तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाह। वाह। ये वैभव क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने टीओटी करेगा, खुद की इंश्योरेंस कंपनी निकालेगा, खुद का आईएमएफ निकालेगा, क्या बिजनेस के ऊंचाई तक पहुंचेगा, आज पता नहीं है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, आज अभी तक पिक्चर अभी बाकी है। बाकी थैंक यू। है। वाह 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 वाह। बहुत शानदार, बहुत शानदार वैभव भाई। और मैंने कहा था त्र्यंबकेश्वर से आशीर्वाद आने वाले हैं, और बराबर आज वो अभी एहसास कर रहे होंगे कि जो शुरू में मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि महादेव के आशीर्वाद आज आपको मिलने वाले, वो मिल चुके हैं आप सभी लोगों को। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि एक बार जो मांगने की ही बात चल रही है ना, तो एक बार किसी से उधार मांग के भी 10 बजे कोर्स में आके बैठना, जिंदगी में कभी किसी से उधार मांगने की नौबत नहीं आएगी। ये मुकेश जोशी का वादा है, आपके भाई का वादा है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं कल। अभी भी हमारा ये सफर 10 तारीख तक चलने वाला है, राइट? सो अभी भी बहुत सुंदर 2 हमारे दिन बाकी है। कल के दिन में हिरेन भाई आएंगे बहुत जबरदस्त परफॉर्मर के साथ। लास्ट 10 तारीख को मैं आऊंगा एक महिला के साथ में, जो बहुत धमाकेदार 300-400 केस करती है हर सालाना, राइट? सो ऐसी महिला को हम लोग सुनेंगे 10 तारीख को। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल थॉट्स एंड एवरीथिंग। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, लोगों को थैंक बहुत इंस्पिरेशन मिला। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू लास्ट थैंक बट नॉट लिस्ट, ऐसे लोगों को और वैभव जी को भी वहां पर मिलना है, पर्सनली मिलो तो सही यार, जिनको पर्दे पे देख रहे हो, राइट? आ जाओ वहां पे। अभी भी कह रहा हूं, जून महीने का टिकट निकालो 3 और 4 तारीख को और पहुंचो वहां पर। जो धमाका वहां पर दिखेगा आपको समझ में आएगा आपको।
RRR, रीइग्नाइट, अपने आप को रीइग्नाइट करो, राइज करो, रॉर करो, दुनिया को दिखा दो कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वैभव जी, गॉड ब्लेस।